गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के विभिन्न लेक्चर्स में हम अमेरिकी संविधान का सामान्य परिचय, अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, अमेरिकी संघीय व्यवस्था की विशेषताएं एवं अमेरिका में शक्ति विभाजन के विषय में पढ़ चुके हैं। और आज हम अमेरिकी संविधान के संदर्भ में एक नया टॉपिक अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि अमेरिका की संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति को अपनाए जाने के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के निवासियों की आकांक्षाओं और भव्यता एवं एकता का केंद्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां संघात्मक शासन तंत्र के संचालन करने, अमेरिका की सुख और समृद्धि हेतु विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने, सशस्त्र सेनाओं का संचालन करने, जनता का प्रतिनिधित्व करने, राष्ट्र के हित में कानून निर्माण की पहल करने, अपने दल का नेतृत्व करने एवं शांति तथा सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इतनी जिम्मेदारियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रचना की गई है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकी संविधान निर्माण के प्रारंभ में किसी भी प्रकार की कार्यपालिका या राष्ट्रपति के पद की कल्पना संविधान निर्माताओं द्वारा नहीं की गई थी। लेकिन फिलाडेल्फिया सम्मेलन में कार्यपालिका के संबंध में इस मुख्य विचार का सृजन हुआ कि राष्ट्रपति के रूप में एक ऐसे पद का सृजन किया जाना चाहिए जो निरंकुश भी ना हो और स्वतंत्र भी हो। लेकिन धीरे धीरे विभिन्न परिस्थितियों और इस पद पर बैठने वाले योग्य व्यक्तियों ने इस पद की गरिमा को बढ़ा दिया। और यदि ये कहा जाए कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पद माना जाता है या सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस संबंध में ऑग का कथन उल्लेखनीय है कि अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। आइए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु क्या आवश्यक योग्यताएं रखी गई हैं। नंबर 1, वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और नंबर 3, वह 14 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो और इसके अतिरिक्त समय समय पर जो परंपराएं अथवा जो अर्हताएं कांग्रेस द्वारा जोड़ दी जाती हैं वे सब राष्ट्रपति पद हेतु आवश्यक हैं। लेकिन मुख्यतया ये 3 ही हैं जिसके अंतर्गत अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना उम्मीदवार के लिए आवश्यक है। अतः ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की है वह अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। यदि अब हम देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया है। लेकिन इस संदर्भ में 22वें संविधान संशोधन का उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22वें संविधान संशोधन द्वारा अमेरिका के अंतर्गत यह व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता है। और इस संशोधन के पीछे जो भावना रही है वह यह है कि एक लंबी पदावधि तक यदि कोई इस पद को धारण करता है तो वह कहीं ना कहीं अधिनायकत्व का शासन स्थापित करने लगता है। और यही कारण है कि अमेरिका में 22वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के 2 बार से अधिक पुनर्निर्वाचन पर रोक लगा दी गई है। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन को महानिर्वाचन की संज्ञा दी जाती है।
जिस पर संपूर्ण विश्व की नज़र लगी रहती है। वैसे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की तैयारी बहुत पहले ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन इसका जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है वह राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जाता है। ये विभिन्न राजनीतिक दल औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं और इन प्रत्याशियों का चुनाव राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में किया जाता है और इनमें दलों के सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन का जो पहला काम चुनाव पत्र तैयार करना होता है, अमेरिका में इसे प्लेटफॉर्म की संज्ञा दी जाती है, चूँकि यह जो चुनावी घोषणा पत्र होता है यही भावी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आधार तैयार करता है। इस सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के दल के प्रत्याशी के साथ साथ उपराष्ट्रपति, कांग्रेस सदस्य तथा विभिन्न राज्यों के चुनावों के लिए प्रत्याशी भी चुन लिए जाते हैं। अतः अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन का पहला चरण जो होता है वह कहीं न कहीं राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशियों के चयन से जुड़ा हुआ होता है। इसके पश्चात बारी आती है चुनाव अभियान की। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का चयन हो जाने के बाद उसके प्रचार पर दलों द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है। विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े उम्मीदवार की खूबियों और दल की जो भविष्य हेतु नीतियां रहेगी उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। कुल मिलाकर अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता के सामने रखा जाता है। तीसरा जो चरण होता है वह है निर्वाचक मंडल का चुनाव। इससे पहले आप ये जान लें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होता है, जो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि निर्वाचक मंडल का चुनाव किस प्रकार होता है। निर्वाचक मंडल के चयन के लिए विभिन्न प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। इन्हें शपथ लेनी पड़ती है कि चुनाव जीतने के पश्चात वे अपने ही दल के प्रत्याशी को वोट करेंगे। अमेरिका में जो निर्वाचक मंडल है उसकी कुल सदस्य संख्या 538 है। इस निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर किया जाता है, अर्थात सूची प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सूची प्रणाली के अंतर्गत मत किसी व्यक्ति को न दिया जाकर राजनीतिक दल को दिया जाता है। और यह जो निर्वाचक मंडल होता है इसका कार्य मात्र राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना होता है, अन्य कोई कार्य इस निर्वाचक मंडल के जिम्मे नहीं होता। निर्वाचक मंडल का चुनाव हो जाने के पश्चात इस निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक राज्य को निर्वाचक मंडल में उतने ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है जितने कि वह कांग्रेस में भेजता है। और जिस दल को एक राज्य में निर्वाचक मंडल संबंधी चुनाव में अधिकतम मत प्राप्त होते हैं उसे उस राज्य के सभी निर्वाचक मत प्राप्त हो जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका का कोई राज्य है न्यूयॉर्क में जो कुल निर्वाचक जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 33। ऐसे में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो पार्टियां हैं वे अपने अपने प्रत्याशी खड़े करती हैं और मान लीजिए 33 में से जो 22 सदस्य हैं वे रिपब्लिकन पार्टी के चुने जाते हैं। तो ऐसे में चूँकि वो बहुमत से अधिक प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे में जो न्यूयॉर्क है वहाँ के जो 33 सदस्य हैं वो सब के सब रिपब्लिकन पार्टी के खाते में चले जाएंगे। जैसे ही निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव संपन्न होता है यह पता चल जाता है कि अमेरिका का भावी राष्ट्रपति कौन होगा। प्राय दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में इन विभिन्न निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होकर मतदान किया जाता है और सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वह कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और जो उम्मीदवार कुल मतों का बहुमत अर्थात 538 यदि निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या है तो ऐसी स्थिति में जो बहुमत होगा वह होगा 270 मत। जो इस 270 मतों को प्राप्त कर लेता है उसे अगला राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या हो यदि
किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो इस संदर्भ में भी अमेरिकी संविधान के अंतर्गत एक विशेष व्यवस्था की गई है। यदि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनती है। इस स्थिति में प्रतिनिधि सदन के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक राज्य का केवल एक मत माना जाता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बंटे नजर आते हैं, तो उनका मत नहीं गिना जाता है। अमेरिका में ऐसी स्थितियां मात्र 2 बार आई हैं, जब प्रतिनिधि सभा द्वारा अपने इस अधिकार का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उसे हम पुनः एक बार संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अमेरिका के अंतर्गत, उसका सबसे पहला चरण होता है राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशियों का चयन। विभिन्न राजनीतिक दल, स्पेशली जहां अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाता है। इसके बाद उनके द्वारा चुनावी अभियान छेड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत अपने पूरे जोर के साथ जो अपने प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में चुनाव प्रचार किया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है निर्वाचक मंडल का चुनाव। ये वही निर्वाचक मंडल होता है जिसके द्वारा आगे जाकर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है, और निर्वाचक मंडल के चुनाव होने के साथ ही ये स्थितियां साफ हो जाती हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसके बाद निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में अमेरिकी संविधान द्वारा कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्राय यह प्रथा है कि 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर ही उसके पद से पदमुक्त किया जा सकता है। जब वह देशद्रोह, घूसखोरी या अन्य अपराधों में लिप्त पाया जाए, तो महाभियोग अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में बहुमत के साथ शुरू होती है, और उसके बाद उसकी सुनवाई सीनेट करती है। इस सुनवाई में सीनेट की जो अध्यक्षता होती है, वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर सीनेट 2/3 बहुमत से यह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अतः आज के इस लेक्चर में हमने अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा। राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं, कार्यकाल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के विभिन्न चरण, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के पद ग्रहण किए जाने की व्यवस्था एवं महाभियोग की व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ा। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।